वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज का हमारा लेक्चर पल्पाइटस पर है, जिसमें हम रिवर्सिबल पल्पाइटस और इरिवर्सिबल पल्पाइटस के बारे में थोड़ा डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में जाने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है, तो कंटेंट आप सबसे पहले देख लेते हैं हम कंटेंट, किसका कंटेंट कौन कौन सा है। ठीक है, तो कंटेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम पल्प की डेफिनेशन को आज मालूम करेंगे। अगर आपको पल्प का पता है, आप देख रहे हैं जी, मैं आपसे हूँ, कमेंट में पल्प की डेफिनेशन लिखें जल्दी से। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को सारा देखो, मैं इंशाल्लाह आपको इसमें ट्रेन कर दूँगा। पल्पाइटस, काजेज ऑफ पल्पाइटस, क्लासिफिकेशन ऑफ पल्प डिजीजेज, नॉर्मल पल्प, रिवर्सिबल पल्प। ठीक है, रिवर्सिबल पल्पाइटस हमारे पास, इरिवर्सिबल पल्पाइटस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। याद रखना जो पॉइंट 8 है डिफ्रेंशिएशन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पूरे टॉपिक का निचोड़ है, यूँ समझ लें। तो ये आप उस वक्त समझ आएगा जब आप पीछे वाले 7 पॉइंट क्लियर कर चुके होंगे, याद रखना है। ठीक है, ये नहीं है कि वीडियो को घुमा के एंड तक ले जाए, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर पढ़ लिया, रट्टा नहीं लगाना, आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, जब आपको किसी चीज़ की डिटेल का पता होगा तो तब आप जाके जो है उसकी कुछ निचोड़ निकाल सकते हैं ना। तो चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पल्प क्या चीज़ है। व्हाट इज़ पल्प? पता है? नहीं पता? चलो पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ते हैं। चलो आओ। पल्प इज़ अ सॉफ्ट इनर टिश्यू ऑफ योर टीथ। आपके दांत का जो सॉफ्ट इनर टिश्यू है वो क्या है? पल्प है। पल्प के अंदर क्या चीज़ होती है? नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पल्प का काम क्या होता है? पल्प जो है ये सप्लाई करती है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ड आउटर लेयर्स ऑफ योर टीथ टू कीप देम हेल्दी। आपके दांतों की जो आउटर हार्ड लेयर्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए पल्प का बहुत बड़ा किरदार है। आपको मैं जिस तरह जो है ये पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर देखिए इनेमल है। ठीक है, ये आपके पास इनेमल है आउटर मोस्ट, और डेंटिन, ये दोनों क्राउन मिलकर बनाते हैं। और नीचे आपके डेंटिन के बिल्कुल नीचे क्या है? पल्प चैम्बर है। याद रखना, इनेमल के नीचे पल्प चैम्बर नहीं है, बल्कि इनेमल और पल्प चैम्बर के दरमियान एक और भी लेयर है जिसको डेंटिन कहा जाता है। ठीक है, तो डेंटिन के नीचे क्या है? पल्प चैम्बर है। पल्प चैम्बर के अंदर आपके पास क्या होता है? पल्प पड़ा होता है, जिसमें आपके पास रूट कैनाल्स होती हैं, आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स वगैरह होते हैं। ठीक है, व्हाट इज पल्पाइटस? याद रखना, जहां पे भी लफ्ज आइटस आ जाएगा ना, उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। अगर पल्प के साथ आ गया तो समझ लो पल्प की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अगर जंजाइवा के साथ आ गया जंजाइवाइटिस तो समझ लो जंजाइवा का जो है इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो हम यहाँ पे पल्पाइटस के बारे में पढ़ेंगे, पल्प की इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब दूसरे लफ्जों में। ठीक है, तो पल्पाइटस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प। पल्प के इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है? सादा सी जुबान में पल्पाइटस कहा जाता है। इट यूजुअली हैपन्स व्हेन देयर इज एन इरिटेशन इनसाइड अ टूथ ड्यू टू थिंग्स सच एज ग्राइंडिंग और अ कैविटी। ठीक है, ये अमूमन उस वक्त होती है जब आपके दांतों के इनसाइड कोई इरिटेशन आ जाए। ठीक है, तो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। और याद रखना पल्पाइटस हमारे पास एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास जो है क्या है? रिवर्सिबल में आता है और ये इरिवर्सिबल में आता है। ये किस तरह, मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। हमारे पास है टाइप्स ऑफ पल्पाइटस। तो रिवर्सिबल पल्पाइटस में हमारे पास अगर सिम्प्टोमेटिक हैं तो वो एक्यूट, अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो क्रोनिक। इसी तरह इरिवर्सिबल पल्पाइटस में हमारे पास एक्यूट में कौन से आते हैं? एबनॉर्मली रिस्पॉन्स टू कोल्ड, एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू हीट। क्रोनिक में क्या आता है? एसिम्प्टोमेटिक विद पल्प एक्सपोजर, हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटस एंड इंटरनल रिजॉर्प्शन। ठीक है, इनको, इस टेबल को, ये जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिया हुआ है, इसको अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी चलो बताता चलो, क्या याद करोगे। पल्पाइटस की काजेस के बारे में आज हम जो है पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? पल्पाइटस की काजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये याद रखो, हार्ड इनेमल ऑफ योर टूथ प्रोटेक्ट द पल्प। आपका जो हार्ड इनेमल है ये आपके पल्प को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इफ द इनेमल बिकम डैमेज, अगर इनेमल डैमेज हो जाता है तो याद रखना, जब एक प्रोटेक्टिव लेयर ही डैमेज हो चुकी है, वो आपके पल्प को कैसे बचा सकती है? तो जाहिर सी बात है, जब वो स्टिमुलस जो आपके इनेमल को डैमेज कर चुका है, जब वो आपके पल्प की तरफ आएगा तो वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा? पल्पाइटस हो जाएगी और आपका दांत जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डैमेज दांत किस तरह होता है? जो आपका इनेमल स्ट्रक्चर होता है उस पर किस तरह से जो है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से पल्पाइटस बनती है? तो सबसे पहले हमारे पास याद रखना ट्रामा आता है। ट्रामा कोई भी हो सकता है, आपको खेलते दौरान भी आ सकता है, एक्सीडेंट के दौरान भी हो सकता है, जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं, गलत आप जब स्केलिंग करते हैं उस वक्त भी हो सकता है, आपको
थर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्मल शॉक ड्यूरिंग द कैविटी प्रिपरेशन, जब आप कैविटी को प्रिपेयर कर रहे हैं, याद रखना एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं या ठीक है जब आप कैविटी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके जो हैंड पीस है उसमें से पानी क्यों निकलता है? थर्मल शॉक को बचाने के लिए, ताकि आपकी पल्प डैमेज ना हो, ठीक है। और कैरीज, डेंटल कैरीज तो फिर मेन है, ठीक है। तो डेंटल कैरीज अमूमन डेंटल कैरीज की वजह से है ना पल्पाइटिस होती है, ठीक है। और फ्रैक्चर ऑफ क्राउन, क्राउन का फ्रैक्चर किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पल्प डिजीज़। अब हम पल्प डिजीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आता है नॉर्मल पल्प, रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस और हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉर्मल पल्प। आपको मैंने पिक्चर में भी दिखाया, ये यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे इसकी इनेमल, डेंटिन, पल्प चैम्बर सब कुछ जो है सेफ एंड साउंड है। तो नॉर्मल पल्प की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल पल्प क्या है हमारे पास? क्लिनिकली सिम्टम फ्री है, किसी किस्म का कोई सिम्टम नज़र नहीं आता इसमें। टीटीपी नेगेटिव होता है, ठीक है। नॉर्मल टू विटेलिटी टेस्ट, हमारे पास जो विटेलिटी टेस्ट इसके आते हैं, ठीक है। तो ये आगे लिस्ट भी मैंने दी हुई है, बहुत सारे इसके होते हैं विटेलिटी टेस्ट, उसमें भी जो है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। और रेडियोग्राफिक पैथोसिस भी इसमें किसी किस्म का कोई सीन नज़र नहीं आता, ठीक है। रेडियोग्राफिकली भी ये बिल्कुल जो है हेल्दी होगी। अब हमारे पास आता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में आपको पहले मैं ये पिक्चर दिखा देता हूँ, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इन दोनों को गौर करके देख लो। ये आगे जाके जो है मैं आपसे फिर जो है ना ये पिक्चर तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आगे डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आप जब इस पिक्चर को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपको जो है वहाँ पे फ़ौरन कंसेप्ट में आ जाएगी, आपके माइंड में आ जाएगी। तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है? मिल्ड इन्फ्लेमेशन इन द पल्पल टिश्यू, आपके पल्पल टिश्यू के अंदर जो है ना मिल्ड इन्फ्लेमेशन होगा। इफ़ द कास्ट इज रिमूव्ड द पल्प रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट। अगर आप काज को रिमूव करते हैं, किसी स्टिमुलस को रिमूव करते हैं जिसकी वजह से आपको जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो आपका पल्प जो है नॉर्मल स्टेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कैरीज ऑन द इनेमल आर डेंटिन बट नॉट ऑन द पल्प। इसमें एक बात याद रखना कि कैरीज आपकी डेंटिन को डैमेज करेंगी या इनेमल को डैमेज करेंगी, ठीक है, लेकिन आपके पल्प को कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। जब आपका पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ चला जाएगा। काजेज ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस, रिवर्सिबल पल्पाइटिस की काजेज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है मिल्ड और शॉर्ट एक्टिंग स्टिमुलाई कैन काज रिवर्सिबल पल्पाइटिस लाइक इंसिपेंट कैरीज, सर्वाइकल ओरियन, अक्लोइयल एट्रूजन एंड इनेमल फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है कि मिल्ड और शॉर्ट एक्टिंग स्टिमुलाई जो है वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस को काज कर सकते हैं। जब आपका इनेमल फ्रैक्चर हो जाता है किसी ट्रामा की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है। अक्लोइयल एट्रूजन जो अपने दांतों को रगड़ते हैं तो अक्लोइयल सरफेस का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी रिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है। सेंसिटिविटी हो जाती है। सर्वाइकल ओरियन, ये जो आप एसिडिक चीज़ें या खसूसन ये उस वक्त होता है जब जीआईटी का प्रॉब्लम किसी को, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर जीआईटी प्रॉब्लम होते हैं उनको अक्सर जो है सर्वाइकल ओरियन हो जाता है, ठीक है। इंसिपिएंट कैरीज, इंसिपिएंट कैरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। The earliest sign of a new carious lion is the appearance of the white chalky spot on the surface of the tooth। दांतों की सरफेस के ऊपर ना वाइट जो है ना चाकी स्पॉट बन जाती हैं, ठीक है, धब्बे होते हैं। तो इंडिकेटिंग एन एरिया ऑफ डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल, तो ये जो इनेमल के डीमिनरलाइजेशन की तरफ जो है इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज रेफर्ड टू एज वाइट स्पॉट लेयन, ये जो वाइट स्पॉट लेयन की तरफ एक इशारा होता है जिसको इंसिपिएंट कैरियस कहा जाता है। ये पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, वैसे गूगल से उठा लें आप, वहाँ से भी आपको इसकी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, मैंने जस्ट इसका टच दिया आपको। सिम्टम्स ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस, रिवर्सिबल पल्पाइटिस की सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो याद रखना रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो है अमूमन एसिम्प्टोमेटिक होती है और यूजुअली पेन लास्टिंग फॉर अ मोमेंट और शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर इसमें पेन होता है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ठीक है, याद रखना लॉन्ग लास्टिंग पेन बिल्कुल नहीं होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा ख़त्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलाई सच एज कोल्ड और हॉट लिक्विड और एयर मे काज और प्रोड्यूस शार्प ट्रांजिएंट पेन। शार्प ट्रांजिएंट पेन ऐसा होता है कि शदीद और आर्जी तौर पर जो पेन होता है वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस की जो है क्या है, निशानी है, उसका सिम्टम है, याद रखना। रिमूवल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस काज इमीडिएट रिलीफ। अगर आप ऊपर जो हमने पढ़े हैं इसके जितने भी स्टिमुलस हैं अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो ये फ़ौरन अपनी इमीडिएट रिलीफ की तरफ चला जाता है और जो है पेन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट स्टिमुलस में क्या होता है, हार्ट स्टिमुलाई में डिले रिस्पांस होता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस का, और कोल्ड स्टिमुलस में क्या होता है, इमीडिएट रिस्पांस होता है या पेन होता है, ठीक है। आपके दांतों पर जब
जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स या पेन कब होगा, जब आपके पास कोल्ड स्टिमुलाई होगा। हॉट स्टिमुलाई भी देता है रिस्पॉन्स, लेकिन वो डिले देता है। इफ कोल्ड स्टिमुलाई रिमेन फॉर सम टाइम डिक्रीज स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, ठीक है। सेंसिटिविटी टू स्वीट फूड्स और ड्रिंक्स, आपके पास जो है स्वीट फूड्स हों या ड्रिंक्स हों उसमें भी आपको सेंसिटिविटी होती है, लग जाती है, ठीक है। कुछ पेशेंट आते हैं कहते हैं जी मैंने मीठा खाया मुझे लग गया, सेंसिटिविटी है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, ठीक है। पेन डिफिकल्ट टू लोकलाइज्ड, इसमें जो है पेन लोकलाइज जो है वो बहुत मुश्किल होता है, यानी कि इसमें पेशेंट बता नहीं सकता कि मुझे जो है कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि टीटीपी आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, ठीक है। द पेशेंट इज नॉट टेंडर टू प्रोग्रेशन, यानी कि टीटीपी टेस्ट जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब रिवर्सिबल पल्पाइटिस की ट्रीटमेंट बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या करना है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस आपके पास है तो आपने उसको जो है प्रिवेंटिंग देनी है, कुछ प्रिवेंशन उसको देनी है कि आपने ओरल हाइजीन को अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ करना है, मुंह शरीफ को आपने अच्छे तरीके से, ओरल कैविटी जो आपके दांत हैं अंदर की जो सफाई है इसको तगड़े तरीके से करनी है, ठीक है। अगर कैविटी डेवलप है किसी भी किस्म के ऊपर, आपकी इनामल या डेंटिन तक कोई कैरी है या दांत के किसी भी हिस्से पे आपको कैरी नज़र आ रही है, तो कैरीज को आपने, या किसी भी किस्म की कैविटी आपको नज़र आती है तो आपने उस कैविटी को फिल कर देना है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ फिलिंग और सीलेंट का इस्तेमाल करके या फिलिंग का इस्तेमाल करके आपने उसको क्या करना है, जो है उसको फिट कर देना है। अब उसके बाद हमारे पास आता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। याद रखना इसका डिफ्रेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका यूँ समझ लो डेंटिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक यही है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस क्या है, इज ऑफन सिक्वल टू एंड अ प्रोग्रेशन फ्रॉम द रिवर्सिबल पल्पाइटिस। जब आपकी रिवर्सिबल पल्पाइटिस प्रोग्रेस कर जाएगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस बनेगा। याद रखना बच्चे, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन टू द पल्पल टिश्यू। पल्पल टिश्यू का जो है ना इन्फ्लेमेशन क्या होगा, उसमें था मिल्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पल्प टिश्यू आपका चंगे तरीके से जो है ना वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इवन इफ द काज इज रिमूव्ड इट डज नॉट रिजॉल्व। अगर काज भी रिमूव कर दी जाए तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें, यानी कि कैरीज आई, इनेबल भी गया, डेंटिन भी गया, आपका पल्प इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। पल्प ऑन से इसमें इन्वॉल्व हुए, क्या किया उसने, नीचे आके इन्फ्लेमेशन कर दिया। अब आप इसको रिमूव भी कर देते हैं ना, तो याद रखना ये रिमूव तो हो गया लेकिन इन्फेक्शन इसकी वजह से है, ये डैमेज हो चुकी है। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे ये रिस्टोर होगा भी नहीं। तो ये किस चीज़ में आता है, आपके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में आता है, ठीक है। अब उसके बाद है काजेज ऑफ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की काजेज कौन कौन सी हैं, ठीक है बच्चे, इधर देखो, ठीक है। Causes of irreversible pulpitis क्या है, ड्यू टू द सेवियर पल्पल टिश्यू डैमेज सच एज इम्पेयरमेंट ऑफ पल्पल ब्लड फ्लो। जब आपका पल्पल टिश्यू जो है सेवियर किस्म का, शदीद किस्म का डैमेज होगा उस वक्त आपको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगी, ठीक है। और इसमें जो है ना ब्लड फ्लो पल्पल का इम्पेयरमेंट में चला जाता है। ट्रामा की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंसिव या एक्सेसिव प्रोग्रेशन ऑफ कैरीज अगर हद से ज़्यादा फैल गई हैं, आपके इनेमल को, डेंटिन को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात आगे पल्प चैम्बर में इन्वॉल्व होंगी तो फिर इन्फ्लेमेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑफ टूथ आल्सो कॉज इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। याद रखना अगर आप किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और जिसको आर्थो का पता ही ना हो और आप उसके पास जो है आर्थो करवाने चले जाते हैं तो वो फिर आपके दांतों का बेड़ा गर्क करेगा, आपको जो है ना बिल्कुल कश्ती आपके पार नहीं लगाएगा। तो इसलिए जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, जिन्होंने प्रॉपर इसका एक डिग्री लिया हुआ है, तो आपने उसके पास जाना है ताकि आपके दांतों का बेड़ा गर्क ना हो, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प का जो है ना मुसलसल परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, उसका मुसलसल इन्फ्लेमेट होगा वो पल्प आपका। सिम्टम्स ऑफ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, आपका जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ना रिवर्सिबल पल्पाइटिस और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए क्योंकि सारी गेम इसी के ऊपर है आपकी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का सिम्टम क्या होगा, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस एपिसोड्स ऑफ स्पॉन्टेनियस पेन विद नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी नहीं होगा लेकिन क्योंकि नीचे पल्प इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। कुछ कैरीज ऐसी होती हैं जो हमें बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो हमारे जो है उन्होंने पल्प को डैमेज कर दिया होता है, तो वो जो है इरिवर्सिबल जब हो जाती है पल्पाइटिस, क्योंकि रिवर्सिबल का तो अमूमन पेशेंट को खुद को भी पता नहीं चल रहा होता कि मुझे जो है पल्पाइटिस हो चुका है या नहीं हो चुका है रिवर्सिबल में, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्रेस कर जाता है वो इरिवर्सिबल की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अपना ओरल हाइजीन ज़रूर मेंटेन रखा करें। तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस पेन होगा, बरकरार रहेगा आपका दर्द जो है। एपिसोड्स ऑफ पेन इज कंटिन्यूअस, मुसलसल दर्द रहेगा पेशेंट को। दर्द जो है वो शार्प भी हो सकता है, डल भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है, डिफ्यूज भी हो सकता है, जो कि
कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक चला जाता है, ठीक है। मिनट से घंटों तक की बात होती है, इसमें जो है सेकंड्स की बात नहीं होती, याद रखना। रिवर्सिबल में आपको जो पेन हुआ था वो चंद सेकंड्स के लिए हुआ था, इरिवर्सिबल में आपको पेन कौन सा हो रहा है, मिनट से आवर्स की तरफ, ठीक है। तो कोल्डर हॉट स्टिमुलाई में क्या होगा, ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग्ड पेन देता है, मे रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पेन। अगर आपके पास कोल्डर हॉट स्टिमुलाई आ जाता है तो ये प्रोलॉन्ग्ड पेन देगा बहुत। हॉट स्टिमुलाई में क्या होगा, आपको फौरन पेन होगा। कोल्ड स्टिमुलाई में क्या होगा, आपको रिलीफ मिलता है। याद रखना, एक पेशेंट आपके पास आया, उसने अपने दांत में ना ठंडा पानी रखा हुआ है। क्लिनिक पे आपके पास एक पेशेंट आया, वो बोल भी नहीं सकता और ठंडा पानी उसने रखा हुआ है। वो कहता है कि मैं जो है ना ठंडा पानी की वजह से ठंडी चीज़ में खाता हूँ तो मुझे जो है ना दर्द में थोड़ा सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे ही इसको मुंह से निकालता हूँ तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, इस कंडीशन में आप डायरेक्ट इरिवर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपने फौरन समझ जाना है कि पेन आपका क्या है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ है। टेंडर टू परकशन, टीटीपी इज पॉजिटिव। जब आप दांत के ऊपर उसको जो है ना इस तरह ठोकर लगाएंगे, उसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रेस्पॉन्स देगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेटरल रेस्पॉन्स टू सिंपल एनाल्जेसिक्स, आपके पास जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, सिंपल एनाल्जेसिक पेन किलर जो होते हैं, उनको जो है लिटल रेस्पॉन्स करेगा। पेन इंक्रीज्ड एज द पेशेंट लाइज डाउन, जैसे ही पेशेंट जो है लाई डाउन करेगा, नॉक्टर्नल पेन इसको बोलते हैं कि रात के वक्त जैसे पेशेंट सोएगा फिर उठ के बैठ जाएगा। तो ये मेन जो है नॉक्टर्नल पेन के साथ जब भी आपको पेशेंट आया है ना तो समझ बस सीधा जो है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो। ट्रीटमेंट क्या है इसका, आरसीटी है, जाहिर सी बात है। जब तक आप उसका पल्प रिमूव नहीं करेंगे तो उसको आराम भी नहीं आना, क्योंकि उसकी जो है काजिंग एजेंट जो है वो तो ऑलरेडी जो है अब रिमूव हो चुके हैं। एक्सट्रैक्शन, अगर आपके दांत का फ्रिकेशन एरिया इन्वॉल्व हो चुका है तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, फिर बचता कुछ नहीं है। If periapical lesion present, then first give antibiotics to the patient, then do RCT. आपने जो है उसका क्या किया, पेरियापिकल एक्सरे करवाया, आपको जो है क्या हुआ, पेरियापिकल लेजन नजर आया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक देना है, फिर उसके बाद उसकी आरसीटी करनी है। और एंटीबायोटिक जो है 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक दी जाती है, ठीक है। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, याद रखना एंटीबायोटिक्स जो है डेंटिस्ट में आपकी। रेडियोग्राफ्स की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस में रेडियोग्राफ हमारा किस तरह होगा, इसमें आपने पीडीएल को देखना है, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का जो आप ग्राफ देखेंगे तो रिवर्सिबल में आपको किस तरह पता चलेगा कि इसमें जो पीडीएल है उसकी वाइडनिंग नहीं होगी, नॉर्मल पीडीएल होंगे। जबकि जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है उसमें पीडीएल वाइड होंगे, पेरियापिकल लेजन होगा, ठीक है, उसमें हो सकता है। जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है उसमें पेरियापिकल के चांसेस होते हैं, बल्कि तकरीबन होता है। अब मेन डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवर्सिबल पल्पाइटिस एंड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, पूरे लेक्चर का निचोड़ यही है, पूरी की पूरी वीडियो जो आपने पढ़ी है उसका निचोड़ यही है, इसको याद कर लें, ये आपके लिए बहुत है। अच्छा, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में मिल्ड मॉडरेट इन्फ्लेमेशन होता है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, शार्प ट्रांजिएंट पेन लास्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, रिवर्स अपॉन द रिमूवल ऑफ इथियोलॉजी, पेन रिलीफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, रिवर्सिबल पल्पाइटिस काज इरिवर्सिबल पल्पाइटिस इफ प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड होती है तो ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ चला जाएगा। नो रेडिएटिंग पेन, इसमें रेडिएटिंग पेन नहीं होता। पेशेंट ये नहीं कहेगा कि पेन मुझे जो है सर की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, कानों की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, रेडिएटिंग पेन जो फैलने वाला हो। रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। नॉक्टर्नल पेन भी आपको नहीं होगा, रात के वक्त आपको जो दर्द होगा वो इरिवर्सिबल की वजह से होगा, रिवर्सिबल की वजह से नहीं होगा। सिम्टम फ्री होता है। अगर आपको दांत के ऊपर कैविटी नजर आ रही है लेकिन उसमें पेन नहीं है, ठीक है, कैविटी नजर आएगी, पेन नहीं होगा, क्या करना है, जब कैविटी नजर आएगी तो आपने उसको फिल कर देना है जो उसके ट्रीटमेंट में आता है। और अगर आपको पेन कब होगा, आपका जब स्टिमुलाई कौन सा होता है, जब पेशेंट के पास हॉट या कोल्ड स्टिमुलाई आ गया या एयर स्टिमुलाई आ गया, एयर स्टिमुलाई आ गया तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ होगा, वो पेन भी उसको देगा। लेकिन जैसे ही वो रिमूव होगा, हॉट और कोल्ड स्टिमुलाई जैसे ही आप रिमूव करेंगे, पेशेंट रिमूव करता है तो वो क्या होगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है, फिलिंग है, सीलेंट है। इरिवर्सिबल की तरफ हम आते हैं, इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होगा, मुसलसल इन्फ्लेमेशन होगी, सिम्प्टोमेटिक होगा, स्पॉन्टेनियस पेन होगा जो कि मिनट से आवर्स की तरफ जाएगा, मुसलसल पेशेंट को पेन रहेगा, इरिवर्स होगा, पेन कंटिन्यूअस इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। जब आप उसका स्टिमुलस भी रिमूव कर देती हैं ना तो पेन बरकरार रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी पल्प डैमेज हो चुका है, ठीक है, वो इन्फ्लेमेट हो चुका है। काज एपिकल पेरिडोंटाइटिस, आपके पास जो है ना एपिकल पेरिडोंटाइटिस इन्वॉल्व होगा, उसकी वजह बनेगा। रेडिएटिंग पेन होगा, पेशेंट कहेगा मुझे दर्द बढ़ता जा रहा है, आगे की दांतों की तरफ जा रहा है और जो है कानों की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ बढ़ रहा है, सर की तरफ जा रहा है, तो ये रेडिएटिंग पेन होगा, ठीक है।
इसमें इरिवर्सिबल होता है। आपके पास क्लिनिक में से बहुत सारे पेशेंट आएंगे, ठीक है। इफ़ द पल्प ऑन एक्सपोज्ड, अगर आपका पल्प ऑन एक्सपोज हो चुका है तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, सीधा आरसीटी करना है, वो है ही इरिवर्सिबल, क्योंकि जैसे ही पल्प ऑन एक्सपोज हुआ आपने आरसीटी कर देनी है, समझ आई। नॉक्टर्नल पेन, रात के वक्त पेशेंट को सोने नहीं देगा, दर्द जो होगा, ठीक है। थ्रॉबिंग पेन होंगे, धड़कन टाइप पेन होता है, जिस तरह वो पेन होता है फिर बंद हो जाता है, होता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है। जिस तरह एक दिल की धड़कन होती है ना, टप 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 इस तरह कर रहा होता है, तो पेन, थ्रॉबिंग पेन इस तरह का होता है। नो रिलीफ ऑन मेडिकेशन, सिम्टम्स होते हैं अमूमन। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टोमेटिक है, ठीक है, इसमें सिम्टम्स होंगे उसके। ट्रीटमेंट आरसीटी है। एक्सट्रैक्शन कब होगी? जब आपका फ्रिकेशन एरिया इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास आता है क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, ठीक है। अमूमन आप देखते हैं कि आपके पास एक पेशेंट आया है जिसका दांत का जो है ना अंदर का हिस्सा गायब है, लेकिन उसमें से एक जो है ना वो गोश्त टाइप एक ऊपर जो है ना एक बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको पल्प पॉलिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोडक्टिव पल्पल इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द एक्सटेंसिव कैरियस एक्सपोजर ऑफ अ यंग पल्प, इट इज़ आल्सो नोन एज पल्प पॉलिप। ये जो है अमूमन यंग पल्प, ठीक है, जो हमारे पास यंग चिल्ड्रन होते हैं या यंग पल्प जो हमारे पास होती है उसके अंदर अमूमन जो है ये ऐसा हो जाता है कैरी, एक्सटेंसिव कैरियस की वजह से, शदीद कैरियस, जब आपका दांत ऊपर से मुकम्मल जो है ख़त्म हो जाए। तो जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आप पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा आप इसके ऊपर ख़ुद भी जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसके जो है ना थीसिस पढ़ते हैं, इसके ऊपर जो रिसर्च की गई है या इसके और लेक्चर देखते हैं, गूगल पे जाके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके लेक्चर्स के बारे में डिटेल से, डीप से आपको बता सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाएं। तो दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसमें जो है ना ग्रेनुलेशन टिश्यू की जो है क्या होती है, डेवलपमेंट हो जाती है, और कवर्ड एट द टाइम्स विद एपिथेलियम एंड रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग लो ग्रेड इरिटेशन। इसमें क्या होगा कि एपिथेलियम के साथ जो है ना फिर बाद में ये जो है ना कुछ अरसे के बाद ये कवर हो जाता है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, सबसे पहले आपने जो है इसका ऊपर जो मास्क बना हुआ है आपने इसको रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है आपने वो करना होता है। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है पल्पाइटिस का, ये डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। तो मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जो है डेंटिस्ट्री की तमाम आपके जो सिलेबस है उसको सारे को कवर करने की जो है कोशिश करूँगा। इसमें मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।